स्टूडेंट्स, बच्चों, हमारा ये जो 5th चैप्टर चल रहा है इसके अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। कल मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया गया था वो था मंदिरों पर क्यों निशाना साधा गया था, जिसके अंतर्गत हमारे जो विभिन्न भारत उपमहाद्वीप के रहने वाले विभिन्न राजा लोग थे, वो आपस में जब लड़ते थे तो भी वो मंदिरों पर धावा बोलकर उस राजा को उस राजा की शक्ति के जो केंद्र थे उसके मंदिर, उसको तहस नहस करने का और उसमें लूटपाट करने का प्रयास करते थे। और ऐसे ही जो विदेशी शक्तियां भारत उपमहाद्वीप में आई थी वो भी मुख्य रूप से मंदिरों को ही निशाना साधती थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक धन दौलत और शक्ति होती थी, शक्ति का केंद्रीकरण होता था और वो उस पर धावा बोलकर उसको लूटकर ये दर्शाते थे कि वो उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं या हो गए हैं। आज हमारे द्वारा बाग, मकबरे और किले इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। पेज नंबर आपके 66 पर दिया हुआ है। सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकाल लें और पेज नंबर 66 पर लास्ट के अंदर जो दिया हुआ है बाग, मकबरे और किले, इस वाले टॉपिक पर आ जाए। यहाँ हम पढ़ रहे हैं बच्चों, मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। मतलब मुगल काल के जितने भी शासक हुए, चाहे बाबर जो कि जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सभी का इंटरेस्ट रहा था वास्तुकला के निर्माण में, कला साहित्य के विकास में। ये अपनी व्यक्तिगत रुचि इसमें रखते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने, पेज चेंज कर लो बच्चों, अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे हुए होते थे। मतलब मुगलों के द्वारा जिन बागों का निर्माण किया गया था उन बागों की ये दो विशेषताएं मुख्य रूप से पाई जाती थी। पहली विशेषता तो बाग जो थे दीवार से घिरे हुए होते थे, चारों तरफ उसके क्या बने होती थी, ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई होती थी। और दूसरी विशेषता क्या होती थी उनकी, तथा कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। देखो इसी के साइड में आपके चित्र बना हुआ है बच्चों, और यहाँ पर है ना प्लस का साइन सा दिखाई दे रहा है ना, ये नहरों के निर्माण का चित्र है। नहरें जो कृत्रिम होती थी, कृत्रिम नहरों से मतलब जिनको बनाया जाता था, जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता था, वो कृत्रिम झीलें थी। तथा कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में, खाके से मतलब नक्शा तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। मतलब ये स्टार्टिंग से ही, मतलब बाबर को ज़्यादा समय भारत में नहीं मिला था, और लेकिन उसके द्वारा बागों के निर्माण के अंतर्गत वो रुचि रखता था और उसने अपने इन विचारों को, किस तरह का बाग होना चाहिए, इस तरह की बातें अपनी आत्मकथा जो थी बाबरनामा, उसके अंदर भी प्रस्तुत की थी या लिखी थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। क्या कहलाते थे? 4 बाग कहलाते थे। 4 बराबर भागों में प्लस के साइन के अंतर्गत 4 भाग हो गए ना बेटा। अब ये चारों भागों को अलग अलग बाग का निर्माण किया गया और इन्हें किस नाम से जाना गया? मुगलों के द्वारा जो बाग बनवाए गए थे उन्हें 4 बाग के नाम से जाना जाता था। और मुख्य रूप से इन्होंने जहाँ जहाँ भी बाग बनवाए ना, वहाँ 4 बाग के परंपरा को ही बनाए रखा। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में चित्र 9 में देखें, जहाँ जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए थे। बच्चों एक पेज पहले पर आ जाओ अपने, वहाँ पर देखो साइड में आपके 3 चित्र बने हुए हैं। सबसे ऊपर तो मुगल 4 बाग का चित्र है, मुगल 4 बाग के अंदर डिवाइड है। फिर उसके बाद आपके
ये जो मुग़ल चारबाग है ना, ये हुमायूं के मकबरे का चारबाग है जो दिल्ली में स्थित है और जो 1562 ईस्वी से 1571 ईस्वी के बीच में किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली के अंदर ये 1562 से 71 के बीच में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। फिर बीच वाला जो चित्र आपके दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर देखो, ये भी 4 भागों से ज़्यादा भागों में बटा हुआ है। कश्मीर में शालीमार बाग का सिड्डीदार चारबाग, ये सिड्डी नुमा है बना हुआ, जो 1620 से 1634 ईस्वी के बीच में बनवाया गया था। और तीसरे नंबर पर जो है, ये आपके लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में बनवाया गया था। इनकी विशेषता ये थी कि इनको 4-4 भागों में बांटा गया था बागों को। ऊंची दीवारें होती थी इसके चारों तरफ, और फिर इसके बीच में नहरों के निर्माण की, समकोण के आकार की नहरें बनवाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने, फिर से उसी पेज पर आ जाओ। यहाँ पर अपन ने पढ़ा कुछ सर्वाधिक सुंदर चारबागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहाँ ने बनवाया था। आगे बढ़ रहे हैं। अकबर के शासनकाल में कई जगह की महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए थे। अकबर का समय भी बहुत अधिक रहा था, क्योंकि वो 52 के अंदर जब अल्पायु था, 13 वर्ष की आयु में था, तभी वो शासक बन गया था और उसने काफ़ी लंबे समय तक अपना शासन किया था और उसके द्वारा बहुत सारे कार्य ऐसे किए गए थे जिससे वास्तुकला ही नहीं, मतलब उसके दरबार में नवरत्न रहते थे। उसने हर क्षेत्र में मुग़ल साम्राज्य का विकास और विस्तार किया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। नवाचार मतलब नए नए आविष्कार। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, देखो बच्चों, ये नीचे की साइड में एक चित्र सा जो बना हुआ है ना, ये हुमायूं का मकबरे का चित्र है जो आपके 1562 से 1571 के बीच में बनवाया गया था। और ये कहाँ पर है? इसमें आप नहरों का निर्माण देख सकते हो। कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो, बाग आपको दिखाई दे रहे हैं और ये आपके इनके बीच में नहरें, कृत्रिम नहरों का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं अपन। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत अधिक ऊंचा है और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिसे पिश्तक भी कह सकते हैं प्रवेश द्वार को इनकी भाषा में, मुग़ल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। ये मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित है। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बिहिश्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने हुए थे। बच्चों, यहाँ साइड में कुछ आपके लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके इस पेज पर 2 चित्र बने हुए हैं। पहला चित्र ऊपर जो है वो काबुल में चारबाग का खाका बनाते हुए बाबर की 1590 की एक चित्रकारी है। ध्यान देना है कैसे रास्ते पर एक दूसरे से काटती हुई नहरें चारबाग योजना की विशेषता बनाती थी। और दूसरा चित्र जो है वो 1562 से 1571 के बीच में निर्मित हुमायूं का मकबरा है। क्या आप इन नहरों को देख सकते हैं? दिखाई दे रही हैं आपको नहरें? ये इस चीज़ से रिलेटेड चित्र हैं। ये दिल्ली के अंदर है हुमायूं का मकबरा। पेज चेंज कर लीजिए बच्चों, पेज नंबर 68 पर आ जाइए। पेज नंबर 68 पर भी आपके एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र के अंदर राजा के बैठने का ये सिंहासन टाइप का कुछ लग रहा है। क्या है? पढ़ते हैं अपन इसमें। दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा है। ये ऊपर की तरफ का बना हुआ जो है एरिया, ये छज्जा कहलाता है। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूरा किया गया था। और अब अपन अपने चैप्टर पर आते हैं। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुग़ल वास्तुकला
के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए थे। शाहजहाँ के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा, दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास, दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिन्हित सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। ये लाइन नोट कर लेना बच्चों, आपके दीवाने खास और दीवाने आम, सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु दीवाने खास और दीवाने आम की योजना जो थी कक्ष बनवाने की, जैसे अपन बोलते हैं ना हॉल के अंदर जा रहे हैं या ग्राउंड में जा रहे हैं, इनके द्वारा इस तरह के कक्ष बनवाए जाते थे जहाँ पर ये अपनी कार्यक्रमों को संपादित करते थे या डिस्कशन करते थे कि अब, और ये इनकी योजनाएं जो बनाई जाती थी इन कक्षों की, वो बहुत ही सावधानीपूर्वक बनवाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चेहिल, सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा को कहा जाता है, क्योंकि उस समय दरबार चलता था। उस समय के प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। वो ये जो किबला की दिशा होती है ना, अपने भारत से देखें तो अपन पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके नमाज को पढ़ते हैं, तो पश्चिम दिशा के अंदर ही राजा का सिंहासन रखा जाता था और सभी लोग, क्योंकि नमाज के इनके टाइम होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन करते हैं, तो उसी दिशा में बैठते हैं और सबको उस दिशा के अंदर राजा को देखने का मौका मिलता है। तो मतलब ये बात जिसके अंदर पूरी वास्तुकला का प्रयोग किया गया था और वास्तुकला के अनुसार यहाँ ये सिद्ध कर दिया था राजा ने कि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है और इसलिए वो ईश्वर की दिशा की दिशा से ही आप लोगों को संबोधित कर रहा है। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत अधिक बल दिया था। शाहजहाँ के सिंहासन के पीछे पित्रा-दूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चिन्हित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। ये लाइन नोट कर लेना। शाहजहाँ ने अपने जब शासन प्रारंभ किया था तो उसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था, बल्कि आगरा को राजधानी बनाया था। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकला उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई थी। ये जो ताजमहल का हमें दिखाई देता है ना, ताजमहल किसके द्वारा निर्मित किया गया था? शाहजहाँ के द्वारा निर्मित की गई बिल्डिंग थी। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली के शाहजहाँबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया था उसमें शाही महल नदी पर स्थित था।
केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दाराशिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। बच्चों, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल अपन इससे आगे बढ़ेंगे और फिर कोशिश करेंगे अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जिससे कि अपन क्वेश्चन आंसर्स को भी कर सकें। ठीक है, इसमें कोई समस्या यदि लग रही हो आपको तो आप पूछ सकते हैं बेटा, है ना। थैंक यू बेटा।